और आइए सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर यह है कि हे पार्थ, कहां कहां छिपा है खजाना। ईडी तो यही पूछ रही है, लेकिन आज पार्थ की जो कैश क्वीन है वो फूट फूट कर रोने लगी। यह तस्वीर, एम्बियंस दीजिए प्लीज। ये आप सुन रहे हैं, पुलिस मिल लीजिए, पुलिस मिल लीजिए और देखिए कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी कैसे रो रही है। सुनिए, गाड़ी से नहीं उतर रही है। ये तस्वीरें देखिए, अर्पिता को रोते हुए वो शख्स, वो औरत जिस पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिसके घर से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए, उसकी हालत देखिए इस वक्त क्या हो रही है। 50 करोड़ रुपए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अर्पिता के रोने की तस्वीर आप देख रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी रो रही है। तस्वीर हटाइए, ये दूसरी तस्वीर दिखाइए। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अर्पिता को जिस वक्त ले जाया गया, इस वक्त भी रो रही थी। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। ये असली तस्वीर, ये पहली लगानी जानी चाहिए। दीजिए एम्बियंस दीजिए इसका। ये आप सुन रहे हैं। अर्पिता की बोलবে अर्पिता मुखर्जी को आप सुन रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी रो रही हैं, चीख चीख कर रो रही हैं। ये आप देख रहे हैं, पहली बार टेलीविजन पर आप देख रहे हैं अर्पिता मुखर्जी। इन्हीं के घरों से करोड़ों रुपया मिल रहा है। अर्पिता इसी तरह रोते हुए ईडी की जांच के लिए पहुंची थी। ये आप अर्पिता की तस्वीर देख रहे हैं रोते हुए। आइए तो अर्पिता की एक तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर पार्थ की। पार्थ को आज ये देख रहे हैं व्हील चेयर पर लेकर आया गया मेडिकल के लिए पहुंचे थे पार्थ चटर्जी, पूर्व मंत्री, और उसके बाद चीख कर कहने भी लगे कि मुझे फंसाया जा रहा है। ये व्हील चेयर पर आप देख रहे हैं पार्थ। अगली तस्वीर दिखाइए। अर्पिता को भी आज ये देख रहे हैं, अर्पिता को भी व्हील चेयर पर लेकर आया गया। ये देखिए अर्पिता रो रही थी, उस दौरान चीख चीख कर रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। ये अर्पिता की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त उन्हें लेकर आया गया। इन दोनों का मेडिकल कराने के लिए इन्हें लाया गया था। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर अर्पिता के आंसू के पीछे वजह क्या है। 51 करोड़ के आंसू हैं, ये सस्ते आंसू नहीं है, 51 करोड़ के। इन आंसुओं के पीछे वजह देखिए ये है। आदमी कब रोता है ये भी आपको बताऊंगा, कि जब अपराध निकल कर सामने आ जाए। ये देख रहे हैं आप, अर्पिता से पूछताछ तो हो रही है, लेकिन पार्थ भी बैठे हैं। अब पूछताछ पार्थ से भी हो रही है। अर्पिता के फ्लैट से 50 करोड़ कैश मिला है, 50 करोड़। अब इतना कैश मिला है कि अर्पिता को लग रहा है अब तो गई, कोई और ऑप्शन नहीं है। अर्पिता ने खुद को काली कमाई से अलग करने की कोशिश की है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कहा है उन्होंने, सारा काला पैसा पार्थ चटर्जी का है, मैं नहीं जानती ये पैसा कहां से आया। कमरे में आकर लोग पैसा डाल जाते थे, अर्पिता का कहना है, मुझे नहीं पता। फ्लैट की चाबियां थी और लोग आकर पार्थ के करीबी फ्लैट में पैसा डाल जाते थे। ईडी अर्पिता पार्थ से आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। अभी कई और लोगों से पूछताछ होगी। पार्थ के करीबियों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पार्थ के निजी सचिव यानी जो उनके पीए, उनको ईडी ने तलब किया है। आइए सवालों का जवाब दीजिए। अर्पिता के रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी छापा मार रही है और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी ईडी ने तलब किया है। पार्थ के भ्रष्टाचार में अर्पिता बराबर से शामिल है, यह अर्पिता को भी पता है। अर्पिता को पता है कि अब उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि अर्पिता पार्थ की पार्टनर इन क्राइम है। यही वजह है कि अब अर्पिता रोती नजर आई। उन्हें आपने सुना वो कैसे रो रही थी। लेकिन यह मामला इतना बड़ा है, आपको बताऊं कि बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल में उठाया है कि मां माटी मानुष से कैसे मां माटी मनी तक बात आ गई है। सुनिए जरा बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को मात दी थी चुनाव में, वो क्या कह रहे हैं। ये तो सब लोग का मालूम है। पार्थो चटर्जी का जो सिंडिकेट रैकेट, ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी।
स्वाभाविक रूप में ये इतना रुपया 75,000 रिक्रूटमेंट का 100 करोड़ रुपया, ये रुपया पार्थो चैटर्जी ममता जी का डायरेक्शन में कलेक्शन किया। ये टीएमसी का अपनी जो एजेंडा है, करप्शन एजेंडा, उसका माफी ये काम हो रहा है। और आइए, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने सुन लिया, पार्थ को भी जो कह रहे हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, शिकंजा कस रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अर्पिता के पास ही पार्थ का पैसा है, या पार्थ का और भी कैश उनकी और महिला मित्रों के पास है? क्या और भी खजाना छिपा हुआ है जिसकी तलाश होनी है? पार्थ और अर्पिता के ठिकानों पर ढूंढ ढूंढ कर ईडी रेड डाल रही है। अर्पिता के ठिकानों से भारी मात्रा में पैसा बरामद हो रहा है और कैश मिलने के बाद अब ईडी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बैंक खातों को लेकर बेहद सक्रिय है। छापेमारी के दौरान ईडी को बंधन बैंक की एक पासबुक मिली और बंधन बैंक की चेकबुक भी बरामद हुई है, जिसके बाद बंधन बैंक की 2 वरिष्ठ अधिकारियों को ईडी ने समन करके दफ्तर बुलाया और पार्थ अर्पिता के बैंक खातों और चेकबुक से लेन देन को लेकर पूछताछ की गई। आपको बताऊं, पार्थ की करीबी का ईडी की जांच में लगातार करीबियों से पूछताछ हो रही है। अर्पिता पर पार्थ को इतना भरोसा था कि अर्पिता के फ्लैट पैसों का अंबार लगा था। अर्पिता के साथ ही पार्थ सिंगापुर भी गए थे। ममता नाराज हुई इस बात से, लेकिन फिर भी दोनों की नजदीकियां बढ़ी। लेकिन आपको बताएं कि पार्थ चैटर्जी का सिर्फ अर्पिता के साथ ही रिश्ता नहीं था, कहानी जरा और लंबी है। आइए आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि 6 महिला मित्र थी। जी हां, हो सकता है कैश क्वीन जो है, जिन्हें अभी आप एक देख रहे हैं, ऐसी 6 कैश क्वीन हो। देखिए जरा कि कैसे, ग्राफिक्स दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये पार्थ को देख रहे हैं। अब ईडी दरअसल तफ्तीश कर रही है कि सिर्फ अर्पिता के पास ही पैसों का अंबार था या अर्पिता जैसी और भी कैश क्वीन हैं जिनके पास ऐसा पैसा है। तो आप देख रहे हैं पार्थ को, उनके नजदीक अर्पिता भी है, लेकिन और कितनी उनकी फ्रेंड्स हैं, महिला मित्र हैं जिनके पास कैश हो सकता है। 6 से ज्यादा महिला मित्रों के नाम सामने आए, 6 से ज्यादा, और सभी 6 महिलाएं ईडी की रडार पर हैं। या आखिर 6 महिलाएं कौन हैं? महिला मित्रों को पार्थ महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे, इस बात की जानकारी मिली है। पार्थ ने महिला मित्रों को महंगी महंगी गाड़ियां दी थी। यह भी बताऊंगा कौन कौन सी गाड़ियां थी जो दी गई थी, कितनी गाड़ियां किसके पास। महिलाओं को फ्लैट तक खरीद कर देते थे पार्थ चैटर्जी, ऐसे आरोप है। भारी भरकम कैश भी दिया करते थे पार्थ। न सिर्फ इतना, बल्कि इसी पैसे से महिलाओं ने तमाम संपत्ति खरीदी है, जो अलग अलग फ्लैट्स हो या कार हो। यह प्रॉपर्टी बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक खरीदी गई है, यानी उनकी कोई महिला मित्र बांग्लादेश में भी हो सकती है। अब ये सभी संपत्ति ईडी की इस वक्त रडार पर है। ईडी के अधिकारी अब संपत्तियों की जांच में जुटे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर संपत्तियां सील भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं कि संपत्ति सील होगी, यानी उसके अलावा जितनी उनकी 6 महिला मित्र हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जो महिला मित्र हैं पार्थ की, इनको पार्थ महंगे महंगे गिफ्ट तो देते थे, इसी तरह के गिफ्ट और गाड़ियां अर्पिता को भी देते थे। अर्पिता की गाड़ी खोजी जा रही है, अर्पिता की कार है कहां? ये देखिए जरा तस्वीरें, कार में बैठी है अर्पिता मुखर्जी, एक ये तस्वीर है, और ये दूसरी तस्वीर है, ये देखिए महंगी गाड़ी जो देख रहे हैं आप अर्पिता की। अर्पिता कोई काम नहीं करती थी, एक एक्ट्रेस थी। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, कहां से आई ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ी, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अर्पिता के पास आपको बताऊं कई कारें, कारों में से एक कार तो मिल गई, लेकिन 4 कारों का अब तक पता नहीं है। बताया जा रहा है कि क्या अर्पिता की इन गाड़ियों में कैश भरा था, अर्पिता की कारों के अंदर भी नोट और पैसा भरा हुआ था क्या? कितनी महंगी महंगी कारें अर्पिता के पास थी, देखिए जरा, और कहां से आई ये कारें, ये भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये आप कार देख रहे हैं, जो 4 कार आप देख रहे हैं, ये इसी तरह की 4 कारें अर्पिता के पास, जिसकी तलाश हो रही है। पहली कार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऑडी A4 सीरीज की ऑडी अर्पिता के पास थी। सोचिए 50 से 85 लाख रुपए इस कार की कीमत है, 50 से 85 लाख ऑडी A4। दूसरी होंडा सिटी जो 11 से 15 लाख रुपए जिसकी कीमत है, उनके पास एक होंडा सिटी भी थी। तीसरी कार है होंडा CR-V, 21 से 32 लाख रुपए इसकी कीमत है। और चौथी कार है मर्सिडीज बेंज,
जिसकी 63 लाख से लेकर 72 लाख तक कीमत है। वो जो गाड़ी आप देख रहे हैं 63 से 72 लाख तक की कीमत है इसकी। अब सवाल यह है कि अर्पिता की ये चारों कारें कहां हैं? ये चारों कारें अर्पिता मुखर्जी की गायब है। ये कारें कहां हैं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। ईडी शिद्दत से तलाश कर रही है। टॉलीगंज फ्लैट में दरअसल ये चारों कारें पार्क की गई थी। गिरफ्तारी के दौरान हुआ ये कि एक कार जब्त हुई है, सफेद रंग की मर्सिडीज जब्त हो गई है, लेकिन गायब कारों में कैश होने का शक है। बताया जा रहा है जिस घर में रेड हुई वहीं गाड़ियां खड़ी थी, ऊपर रेड हुई, कैश निकला। क्या बाकी की 4 गाड़ियां कैश से भरी हुई खड़ी थी? रेड के बाद ये गाड़ियां गायब कर दी गई क्योंकि पार्थ चटर्जी तब तक बाहर थे। सीसीटीवी फुटेज से तलाश हो रही है इस वक्त इन गाड़ियों की। इन 4 कारों में 2 अर्पिता के नाम हैं। 2 गाड़ियां किसके नाम हैं यह भी जांच का विषय है। तो आखिर ये गाड़ियां गई कहां, यह बुनियादी सवाल है। आइए, लेकिन इस बीच सामने आया है, आपको बताऊं कि चोर जो है, चोर कैसे आजकल अर्पिता के घर में ईडी की रेड पड़ रही है, पार्थ के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही है। इसी तरह ईडी के अफसर बनकर चोर पहुंचे, चोरी करके पार्थ के घर से ले गए। पड़ोसी समझते रहे ईडी वाले आए हैं, लेकिन वो चोर थे। ये देखिए जरा, पहली तस्वीर में दिखा रहा हूं। डायमंड सोसाइटी में रेड पड़ी थी पहले दिन। इस रेड में पैसा निकला था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं दूसरे दिन ताला तोड़ा गया। घर का एम्बियंस दे सकते हैं अगर आप, ये दूसरे घर का ताला तोड़ा गया। तीसरी तस्वीर दिखाइए जरा, तीसरे घर में ताला तोड़ा गया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर जरा दिखाइए, चौथा घर ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, ये वो घर है, ये वो घर है, चौथा घर, फुल स्क्रीन लीजिए, ये वो घर है जिस घर में चोर पहुंचे और पड़ोसी ये समझे, ये मैं आपको बताऊं पार्थ की बहन का घर है। यहां चोर पहुंचे और पड़ोसी ये समझे कि ईडी के अफसर आए और चोर सारा माल उठाकर ले गए पार्थ के बेटी के घर से। लेकिन देखिए कैसे, अब मैं आपको बताऊं चोर कैसे पहुंचे। सवाल यह कि चोर के घर में चोरी हो गई, जिसने न जाने कहां कहां से काला पैसा बटोरा था उसके घर से ही गायब हो गया सब कुछ। देखिए हुआ ये आप देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं ऐसे ही घर पार्थ के रिश्तेदार, उनकी बेटी का बताया जा रहा है। एक तरफ छापेमारी, दूसरी तरफ चोरी हो गई। हुआ ये कि पार्थ चटर्जी के घर चोरों ने साफ कर दिया। पार्थ खुद कस्टडी में, बेगमपुर में गार्डन हाउस में घर है, वहां चोर घुस गए और चोर पार्थ के घर से बड़े बड़े बैग भरकर ले गए अपने साथ। बुधवार करीब 1 बजे चोर पार्थ के घर पहुंचे। उसके बाद चोरी करने के लिए चोर कार भी अपनी साथ ले गए थे। चोर पूरी तैयारी से गाड़ी वाड़ी लेकर गए थे। चोरों ने सबसे पहले पार्थ के घर का ताला तोड़ा। उसके बाद ताला टूटने की आवाज सुनकर लोग बाहर निकल आए कि ताला किसने तोड़ा। लोगों ने घर का ताला तोड़ने की वजह पूछी वहां पर, तो चोर ने उल्टा पार्थ के पड़ोसियों को ही धमका दिया। तो पड़ोसियों को, पार्थ के पड़ोसी समझे कि ईडी अलग अलग घरों में कार्रवाई कर रही है, ये भी ईडी के अफसर है, ईडी कार्रवाई कर रही है। पार्थ के घर से बड़े बड़े बैग भरकर चोर वहां से निकल भागे। सभी बैग कार में भरकर चोर मौके से फरार हो गए। ये स्थिति है। कभी कभी पार्थ चटर्जी इस घर पर भी जाया करते थे। बताया जाता है पार्थ के साथ अर्पिता मुखर्जी भी इस घर पर जाती थी। बेगमपुर के इस घर पर बेटी सोहिनी की नेम प्लेट लगी हुई है। पार्थ चटर्जी के इस घर में काफी नौकर भी रहते थे पहले। कोरोना के समय में सभी नौकरों को पार्थ ने हटा दिया था और फिलहाल पार्थ का यह घर पूरी तरह से खाली था जिस वक्त ये चोर पहुंचे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी तो कह रही है टीएमसी का जो मतलब है, शहजाद पूनावाला को सुनिए। इतना पैसा, इतना कैश देखने के बाद बीजेपी ने टीएमसी का मतलब ही बदल दिया। सुनिए। सेकंड मस्केटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, टीएमसी मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ कैश मॉडल। हर रोज एक नया माउंटेन ऑफ कैश दिखाई देता है टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया। अब एक बुनियादी सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप भी सोच रहे होंगे ये जो पैसा निकल रहा है, एक घर से कैश, दूसरे घर से कैश, तीसरे घर से कैश, क्या कार में कैश है?
ये जो इतना पैसा ईडी निकाल रही है, इस पैसे का होगा क्या? कभी आपने सोचा है कि ईडी जो इतना पैसा निकालती है इसका क्या होता है? ये आप देख रहे हैं कि ईडी ने इतना पैसा मिला ईडी को, अब इन नोटों का क्या होगा? अगली तस्वीर दिखाइए। ये अर्पिता के घर से कैश मिला था, ये कैश जो आप देख रहे हैं, ये जो गुलाबी नोट 2-2000 के देख रहे हैं, इन पैसों का करती क्या है ईडी? कहां ले जाएगी आखिर? क्या करेगी ईडी? ये जो पैसों का अंबार और ढेर लगा हुआ है, इस पैसे को क्या ईडी फेंक देगी, वापस कर देगी? करती क्या है ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं पैसों का ढेर, ये अंबार लगा, ये देखिए। पार्थ चटर्जी इन नोटों से ढक जाएंगे, इससे ज्यादा नोट थे। तो अब सवाल ये, सारा नोट तो अब ईडी के पास है, अब करेगी क्या ईडी? तो पीएमएलए 2002 के तहत जब्ती का अधिकार है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि वो पैसे को जब्त कर सकती है। इस तरह का जो पैसा होगा जिसके बाद जो अनअकाउंटेड है, जिसके बारे में आपको पता ना हो ये कहां से कमाया है और आप बता ना सके हो। पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है। और सबसे पहले ईडी क्या करती है? जब्त जो पैसा किया है इसका पंचनामा करती है। पंचनामे पर अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं जिन्होंने रेड की है। आरोपी से भी, जो आरोपी है, जितना पैसा गिना गया है वो उस दस्तावेज में होगा। उसके बाद इतना पैसा जब्त किया है उस पर आरोपी के सिग्नेचर लिए जाते हैं। कैश में कौन और कितने नोट मिले हैं यह भी बाकायदा लिखा जाता है, कौन सा नोट कितने का कितने हैं। नोटों पर निशान है तो सबूत के तौर पर उसे रखते हैं, यह नोट वहां से मिला था, इस पर यह निशान। यह नोट सबूत के तौर पर ईडी उसके बाद कोर्ट में पेश करती है। बाकी जो कैश बचा उसे रिजर्व बैंक या फिर एसबीआई में जमा किया जाता है। यह पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है, यानी जितना पैसा यहां से मिला है यह पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होगा, निशान वाले नोट अलग करके। कई मामलों में ईडी पैसा खुद भी रख सकती है और सुनवाई पूरी होने तक पैसा ईडी के पास ही रहता है। गहने अगर जब्त होते हैं तो उनका भी बाकायदा पंचनामा होता है। कितना सोना चांदी बरामद हुआ है इसकी जानकारी लिखी जाती है। जब्त किए गए सोने और चांदी की कीमत भी बाकायदा उसमें लिखी जाती है। गहने और सोना चांदी सरकारी मालखाने में जमा किया जाता है और ईडी को प्रॉपर्टी भी अटैच करने का अधिकार होता है। पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत प्रॉपर्टी भी अटैच होती है बाकायदा। अटैच प्रॉपर्टी के बाहर ईडी बाकायदा एक बोर्ड लगा देती है अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। बोर्ड पर लिखा होता है कि ना इसकी खरीदी होगी ना इसकी बिक्री हो सकती है और 6 महीने यानी 180 दिन तक संपत्ति अटैच रह सकती है। इस दौरान प्रॉपर्टी को कोर्ट में अवैध साबित करना होता है, यह ईडी की जिम्मेदारी होती है। अवैध न साबित होने पर प्रॉपर्टी खुद रिलीज हो जाती है और प्रॉपर्टी अवैध साबित होती है तो सरकार कब्जा कर लेती है अगर आपकी प्रॉपर्टी अवैध हुई। आरोपी के पास शीर्ष अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का विकल्प खुला होता है अपने बचाव के लिए, और ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी प्रॉपर्टी गई। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी चीज ये कि आजकल देश में सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी एजेंसी का हो रहा है, कभी सीबीआई का हुआ करता था, आजकल सबसे ज्यादा विरोध ईडी का ही हो रहा है। ईडी लेकिन ये रेड कर रही है, पैसा निकाल रही है। लेकिन ये जो आप पैसा देख रहे हैं झारखंड का, मैं आपको दिखा रहा हूं, आईएएस के घर से जो पैसा मिला था, करीबी से जो पैसा मिला था, ये वो पैसा ईडी ने रिकवर किया था। ये पैसा आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर पटना में इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर के घर से ये नोट मिले थे। ये हरे गुलाबी नोट जो थे ड्रग इंस्पेक्टर के घर से मिले थे। लेकिन आपको बताऊं कि ईडी ने थोड़ा बहुत नहीं, 67,000 करोड़ कैश, 67,000 करोड़ कैश ईडी ने अब तक पिछले कुछ सालों में बरामद किया है। अब सवाल यह है कि ईडी इतना पैसा जो बरामद कर रही है, 67,000 करोड़, 67,000 करोड़। 2018-19 में ईडी ने 15,490 करोड़ रुपए बरामद किया था रेड से। 2019-20 में 28,000 करोड़ से ज्यादा ईडी ने बरामद किया था। 2020-21 में 14,000 करोड़ से ज्यादा। आप सोचिए जरा, ईडी पे आप सवाल उठा सकते हैं, जो एजेंसी इतना पैसा बरामद कर रही है, इतनी काली कमाई बरामद कर रही है। 2021-22 में 8,989 करोड़ ईडी ने बरामद किया है। यह कुल मिलाकर 67,000 करोड़ के आसपास है। अब ऐसी एजेंसी पर कौन सवाल उठाएगा? वही चोर की दाढ़ी में तिनका जिसका होगा। अब मैं आपको बताऊं, ईडी के शिकंजे में देखिए कौन से बड़े बड़े नेता हैं ईडी के शिकंजे में। एक आध नहीं,
पार्थ चटर्जी को तो आप देख रहे हैं, रोज चक्कर लगा रहे हैं। पार्थ चटर्जी के अलावा और भी बड़े बड़े नाम हैं। कौन से वो चेहरे हैं जो अब तक ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं, ईडी के रडार में आ चुके हैं, और यही वो लोग हैं जो ईडी पर सवाल भी उठा रहे हैं। जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपको ईडी अच्छी कैसे लगेगी? देखिए जरा, सबसे पहले आप देखिए, ईडी के शिकंजे में दिग्गजों में सबसे पहले सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 बार पूछताछ के लिए जा चुकी हैं, 3 बार। राहुल गांधी उसी मामले में ईडी के रडार पर रहे, कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, 50 घंटे सवाल जवाब हुए। पी चिदम्बरम ईडी के रडार पर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही उनसे सवाल जवाब हुए। केजरीवाल के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन से भी ईडी ने पूछताछ की, अभी भी ईडी के कस्टडी में है। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, नवाब मलिक भी ईडी के शिकंजे में आए। देशमुख, अनिल देशमुख पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के, ये भी ईडी के शिकंजे में आए, अब तक कस्टडी में है, जेल में है। और पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री थे, कल ही उन्हें छुट्टी की गई है। और पूजा सिंघल आईएएस अफसर झारखंड की, ईडी ने इन पर भी रेड की थी। तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं, गिनती के वो चेहरे हैं, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है जो बताती है कि कौन कौन ईडी के रडार पे आया है। बहरहाल, तो ईडी का जो शानदार काम है, पूरा देश उसे सलाम कर रहा है। इस तरह के काम की जरूरत है, क्योंकि देश में जो काला पैसा है, जो आपका पैसा है, वो वापस आना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर है, प्रवीण के बाद अब फाजिल की हत्या हो गई है। फाजिल को मारा गया कैसे, यह मैंने आपको दिखाया था कल परसों की खबर है, जब प्रवीण की हत्या की गई। प्रवीण की हत्या गला काट कर की गई थी। अगली तस्वीर दिखाइए, अब फाजिल की हत्या हो गई। फाजिल को किसने मारा ये आपको बताऊंगा, लेकिन फाजिल का जो मर्डर हुआ ये भी उसी राज्य में हुआ जहां प्रवीण की हत्या हुई। ये आप देख रहे हैं, प्रवीण की बॉडी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रवीण का गला काटकर हत्या हुई। फाजिल की तस्वीर दिखाइए जरा, ये है फाजिल, आप देख रहे हैं, उनके पिता पहुंचे, फाजिल का मर्डर हुआ। किसने मारा, किसने फाजिल की हत्या की, फाजिल की मौत के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल में जिस वक्त फाजिल थे, उन्हें मृत घोषित किया गया। ये फाजिल की तस्वीरें। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रवीण को जब अंतिम विदाई दी गई, अंतिम संस्कार, आखिरी यात्रा, जब हजारों की भीड़ प्रवीण के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी, ये वो तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रवीण की, ये आप देख रहे हैं फाजिल का मर्डर किया गया। उसके बाद फाजिल को कब्रिस्तान लेकर जाया गया और उन्हें दफनाया गया। तो सवाल यह है, प्रवीण के बाद क्या फाजिल को किसने मारा? क्या यह कोई बदला है प्रवीण की हत्या के बाद, या कुछ और वजह है? पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन आपके सामने 2 मर्डर अगले 2 दिन में, मैं कहूंगा 24 से 48 घंटे में, ये 2 हत्याएं हुई हैं। एक तरफ प्रवीण, दूसरी तरफ फाजिल। मंगलुरु के सूरतकल में 28 जुलाई को प्रवीण की हत्या की गई, यानी कि कल ही प्रवीण को मारा गया, फाजिल को। प्रवीण को 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रवीण की हत्या हुई, फाजिल की हत्या कल हुई। आरोपियों ने फाजिल को कैसे मारा? चाकू से हमला किया फाजिल पर, और उसी तरह उनकी गर्दन पर हमला करके, उन्हें उनके शरीर पर चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी। प्रवीण को कुल्हाड़ी से मारा गया था, कुल्हाड़ी से उनकी हत्या हुई थी। 12 संदिग्ध हिरासत में हैं फाजिल की हत्या के बाद। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं प्रवीण के हत्यारों की। सीसीटीवी में 4 आरोपी नजर आ रहे हैं जिन्होंने फाजिल की हत्या की है, और सीसीटीवी में के आधार पर प्रवीण के हत्यारों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, जिन्होंने फाजिल की हत्या की है इसके बारे में अब तक पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रवीण की जो हत्या हुई उसमें आरोपी शफीक और जाकिर का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। आइए अब मैं आपको दिखाऊं वो सीसीटीवी। फाजिल की जो हत्या हुई उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। फाजिल को किसने मारा है ये आप देख रहे हैं। ये अगर आप ध्यान से देखिए, ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा, लोग ध्यान से समझ पाएंगे कैसे दौड़ाया गया, उसके बाद फाजिल की हत्या हुई है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, चाकुओं से गोदा गया। ये देखिए, एक के बाद एक चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले फाजिल के शरीर पर किए जा रहे हैं। ये देखिए, लोग आए भागते हुए, और उसके बाद एक के बाद एक, देखिए उसको दौड़ाया है, वो भागा है दौड़ने के बाद, और एक जगह उसे रोककर उसके बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या की, जब तक वो मर नहीं गया। ये तस्वीरें हिला देने वाली है। देखिए जरा कैसे भागा है फाजिल, काले रंग के कपड़ों में आपको नजर आ रहा है। ये देखिए,
उसके बाद उसने एक जगह जाकर टेक लिए। दुकान जो आप देख रहे हैं कपड़ों की दुकान, बताया जाता है उसकी कपड़ों की दुकान है। उसके बाद ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं फाजिल पर, और बताया जा रहा है वहीं मौजूद था उस वक्त दुकान के पास जब ये लोग पहुंचे हमला करने के लिए। हमलावर हाथों में सबके चाकू आप देख पा रहे हैं, और फाजिल पर एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर फाजिल को किसने मारा, फाजिल की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन फाजिल के हत्यारों के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैसे ये जो नकाबपोश थे ये फाजिल की दुकान तक पहुंचे हैं। देखिए, फाजिल के हत्यारों के बारे में आपको बता रहा हूं। फाजिल पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मंगलुरु के सूरतकल की यह घटना है, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दुकान के बाहर दरअसल फाजिल पर हमला हुआ। वो अपनी दुकान के बाहर ही खड़े थे। फाजिल किसी जानने वाले से परिचित से बातचीत कर रहे थे दुकान के बाहर खड़े होकर। कार में सवार होकर नकाबपोश दुकान तक आते हैं उनकी। चारंगलुरु के सूरतकल की यह घटना है, और उसके बाद दुकान के बाहर फाजिल पर हमला हुआ। फाजिल किसी परिचित से बात कर रहे थे, जिसके बाद कार में सवार होकर ये नकाबपोश आए। 4 नकाबपोश बताए जाते हैं जिन्होंने चाकुओं से हमला किया है फाजिल पर। फाजिल ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। उसके बाद आरोपियों ने फाजिल को जमीन पर गिरा दिया और चाकू से हमला करके फाजिल को लहूलुहान कर दिया। 4 आरोपी, जो चारों आरोपी थे, कार में सवार हुए और उसके बाद वहां से फरार हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान फाजिल की मौत हो गई। नकाबपोश आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं और पुलिस ने एक आरोपी की उसमें से पहचान कर ली है। सूरतकल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया इस मामले में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कमिश्नर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। We are taking up a complaint of the eyewitness who was with the deceased during the incident, and we are taking up a case of murder in Suratkal police station. And I appeal to all citizens of Mangalore City Police that regarding this incident, due justice will be done quickly and with complete fairness and transparency. Also, I appeal all the citizens not to be listening the rumors which are spread around by vested interest groups. और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर फाजिल कौन थे, क्या करते थे, क्या प्रवीण की हत्या से फाजिल की हत्या का कोई ताल्लुक, कोई तुक है, इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। लेकिन 23 साल के फाजिल स्थानीय व्यापारी थे, सिर्फ उम्र थी 23 साल। फाजिल कपड़े की दुकान चलाते थे, प्रवीण की पोल्ट्री की दुकान थी। फाजिल मंगलपेटे के रहने वाले थे। कपड़े की दुकान के बाहर ही उन पर हमला किया गया। कर्नाटक में 10 दिन में 3 हत्याएं हुई हैं, एक जैसा पैटर्न है। 28 जुलाई को फाजिल की हत्या की गई, 26 जुलाई को प्रवीण का मर्डर किया गया था, और 19 जुलाई को मोहम्मद मसूद पर 8 लोगों ने हमला किया था। इलाज के दौरान मसूद की मौत हो गई थी। लेकिन सवाल यह है, अब सुनिए जरा, कर्नाटक के जो सीएम है उनका कहना है कि अब योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश वाला, इस तरह की कट्टर घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल की जरूरत है, ये कह रहे हैं कर्नाटक के सीएम। सुनिए जरा। As and when required, whatever is necessary within the frame of law, we will do all actions. It might be UP model or Karnataka model. वो कह रहे हैं ये यूपी मॉडल यानी योगी का मॉडल। तो आपको सबसे पहले बताता हूं आखिर योगी का मॉडल है क्या। योगी का मॉडल क्या है जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लग गई। सबसे पहले, अगर उत्तर प्रदेश में दंगा होता है तो योगी का मॉडल क्या है, देखिए। यूपी में दंगा हुआ, ये देख रहे हैं आप, प्रयागराज की तस्वीर, एमबीएल दीजिए। ये दंगा हुआ, आग लगा दी गई। योगी का मॉडल मैं आपको बताऊंगा। आग लगा दी गई, प्रयागराज में दंगा हुआ, तो दंगे के जो आरोपी थे, योगी का मॉडल दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। दंगे के जो आरोपी थे उनका घर पूरा योगी ने ढा दिया। अवैध घर, नक्शा पास नहीं था, दस्तावेजों की पूरी जांच होती है ऐसे आरोपियों पर, उसके बाद बुलडोजर चलता है। अब पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश में तो दंगा करने की सोच नहीं पाएंगे। योगी मॉडल की अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। अगर उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल को अगर कर्नाटक में अपनाया जाएगा तो अगली तस्वीर जो होगी, योगी आदित्यनाथ ने जो नजीर पेश की है, उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करेंगे अगर आप, तो योगी मॉडल के तहत क्या होगा। सबसे पहले अपराध दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप,
ये विकास दुबे ने जिन पुलिस वालों का मर्डर किया था यूपी के उन्नाव में, ये वो तस्वीरें हैं। विकास दुबे अपराधी था, क्या हुआ अगली तस्वीर दिखाइए जरा। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। अपराधी को यही सजा मिलती है यूपी में अगर वो इस तरह की हरकत करेगा। ना सिर्फ एनकाउंटर, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद विकास दुबे का पूरा घर जमीन पर। यह है योगी मॉडल। अपराधियों, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा घर ढा दिया गया। अगला दिखाइए जरा। सिर्फ अपराध नहीं, अपराध के अलावा माफिया। यूपी में योगी मॉडल में माफियाओं का क्या होता है? मुख्तार और अतीक, ये दो माफिया उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। दोनों पहले तो भाग गए, उसके बाद वापस लाए गए। तो अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब इन माफियाओं का क्या हुआ ये देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए। घर पर बुलडोजर चल रहा है। अवैध संपत्तियों पर करोड़ों की, कई 100 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, जब्ती हुई, कुर्की हुई। यह है योगी मॉडल माफियाओं पर। इतना ही नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई पत्थर चलाता है तो उस पत्थरबाज के लिए भी योगी मॉडल है। देखिए जरा, अगर पत्थरबाजी की यूपी में, ये देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए, ये पत्थरबाजी हुई थी पिछले दिनों कानपुर में, ये पत्थर चले थे। तो ये पत्थर जो चले, जितने लोग पत्थर चला रहे थे, इन सब पत्थरबाजों का क्या हुआ? सब की तस्वीरें निकाली गई और चस्पा कर दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है योगी मॉडल। सबके पोस्टर, एक एक की तस्वीर सामने आई, दीवारों पर चिपका दी गई और इन सब की गिरफ्तारियां हुई। न सिर्फ गिरफ्तारी हुई, बहुत से डर के मारे खुद थाने पहुंच गए सरेंडर करने। यह है योगी मॉडल पत्थरबाजों के लिए। अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी कानपुर से हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पत्थरबाजों के अलावा अवैध कारोबार। अगर उत्तर प्रदेश में आप अवैध कारोबार कर रहे हैं तो ये है हाजी इकबाल। अगर अवैध कारोबार कर रहे हैं तो आप पर एक्शन होगा। तस्वीर हटाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद इस गैंग का किस तरह से बाकायदा संपत्ति कुर्क की जाती है अगर आप अवैध कारोबार कर रहे हैं तो। आइए, अब इसके अलावा इतना ही नहीं, ये तो योगी मॉडल चल रहा है। योगी मॉडल में एक नियम सबके लिए, न तेरा न मेरा। योगी आदित्यनाथ के राज में सबके लिए नियम, कायदा, कानून एक होगा। एक नियम में क्या है देखिए, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवा दिए योगी ने, आवाज कम करवा दी योगी ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तो मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरवा दिए, आवाज कम करवा दी। यह है योगी मॉडल। अपराध, माफिया, क्राइम, सबके लिए एक नियम और कायदा कानून है। अब जरा सुनिए योगी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए, उसकी सराहना हो रही है। हम लोग भी, कई राज्य ऐसे हैं जहां अच्छे काम हो रहे हैं और वो यूपी में पहले नहीं होते थे, तो हम लोग दूसरे राज्यों के कई मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाते हैं। तो ये तो होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है और 2022 में जनता ने कानून व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि को माना। और आज इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अपराध के उन्मूलन के लिए योगी मॉडल को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। तो योगी मॉडल की बात चारों तरफ हो रही है, लेकिन आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताऊं कि कैसे पहली बार टीवी पर एक पाकिस्तानी जासूस, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ गांधी प्रतिमा के आगे क्या सस्पेंडेड सांसद चिकन खा रहे थे वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक तस्वीर आई है जबलपुर की, फुल स्क्रीन जरा वो तस्वीर लीजिए पहले आप। देखिए किस बेरहमी से ये पुलिस वाला मार रहा है, ये देखिए जरा। कमिंग अप हटाइए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पुलिस वाले को, पुलिस वाला बेरहमी से पीट रहा है। ये देखिए एक शख्स को पीट रहा है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, वहां एक शख्स को लातों से मार रहा है। ये देखिए जरा, पैर पकड़कर खींच रहा है, खींच कर लेकर आता है। ये देखिए जरा, प्लेटफॉर्म के बाहर ट्रैक पर लटका देता है और ट्रैक पर लटकाने के बाद इस बुजुर्ग को ये देखिए कैसे मार रहा है। ये पुलिस वाला कैसे मार रहा है। ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ न सिर्फ सस्पेंशन होना चाहिए, ऐसे पुलिस वालों को टर्मिनेशन होना चाहिए और उसके बाद इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। ये देखिए किस तरह खींच कर लाया है, उसके बाद इस बुजुर्ग को ट्रैक पर लटका दिया उल्टा और उसके बाद इसे पीट रहा है। ये
दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। कोई आखिर इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? बेशक कोई क्राइम क्यों ना किया हो इस शख्स ने। वर्दी पहने हुए शख्स, देखिए पुलिस वाले, ये पुलिस वाला है या रेलवे पुलिस का कांस्टेबल है, ये देखिए किस बेरहमी से शख्स को मार रहा है ट्रैक के आगे लटका कर। ये देखिए, एक बार, दो बार और कई लातें इसने एक के बाद एक मारी हैं इस बुजुर्ग शख्स को। ये देखिए, यहां भी लात से मार रहा है। ये जबलपुर की तस्वीरें हैं। ऐसे वर्दीधारी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, गांधी प्रतिमा के पास क्या चिकन पार्टी हो रही थी? सांसद सस्पेंड थे, उसके बाद सांसद जो सस्पेंड थे वो गांधी प्रतिमा के आगे ही बैठे रहे, प्रदर्शन कर रहे थे 50 दिन तक। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो सांसद आप देख रहे हैं ये सस्पेंडेड सांसद हैं। ये यहीं गांधी प्रतिमा के आगे ही इन्होंने अपना गद्दा बिछाया हुआ था, यहीं लेट रहे थे, यहीं आसपास सो रहे थे पिछले 50 घंटों के दौरान। और यहां आरोप है कि यहां ये चिकन पार्टी कर रहे थे, गांधी जी की प्रतिमा के आगे चिकन खा रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, खाना खाते हुए तस्वीर आई है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि गांधी जी जो खुद अहिंसा के पुजारी थे, उनके प्रतिमा के आगे चिकन कैसे खा सकते हैं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं खाने की। तो क्या आरोप लग रहे हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सांसद तो सस्पेंड थे और प्रतिमा के आगे भी बैठे थे, लेकिन खा क्या रहे थे ये बीजेपी के नेता बता रहे हैं। दिखाइए ग्राफिक्स, ये आप देख रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा हमला किया है। प्रदर्शन के नाम पर पार्टी कर रहे थे सांसद, उनका यह कहना है। गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठकर चिकन खाया जा रहा था। आगे देखिए, आपको उनके आगे दस्तरख्वान भी लगा है और उसके बाद व्यंजन भी परोसे गए। प्रदर्शन के दौरान चिकन पार्टी करने का आरोप लगा है उनके ऊपर। कांग्रेस पर महान विभूतियों के अपमान का आरोप है और 50 घंटे से धरने पर बैठे थे। दरअसल ये निलंबित सांसद गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरने पर मौजूद थे। कुवैत ने भारत के खिलाफ सख्त बयान दिए थे और संसद में हंगामे को लेकर ये सस्पेंड हुए थे सांसद। हंगामे को लेकर 27 सांसद सस्पेंड हुए थे। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप के सांसद इसमें शामिल थे। आप सांसद संजय सिंह धरने में शामिल थे। ये वो सांसद हैं, इसके अलावा सुष्मिता देव सहित 27 सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया था। अब जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये सांसद जो सस्पेंड थे, धरना नहीं दे रहे थे, चिकन खा रहे थे। सुनिए सर। इधर जो गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूं, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए। और इतना ही नहीं है, चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है, ये भी समझना चाहिए। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर आरोप ये लग रहे हैं कि बहुत से व्यंजन थे, यहां रोज शाही खाना खा रहे थे सांसद। बीजेपी का ये कहना है, उनका कहना है इसका बाकायदा खाने का मेन्यू था। सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, शाम और रात को क्या खाएंगे, तो पूरा मेन्यू क्या था ये देखिए जरा। ये गांधी प्रतिमा आपको दिख रही है, तो बीजेपी कह रही है धरना था या फिर पिकनिक कर रहे थे। 50 घंटे के धरने में खाने पीने का खास इंतजाम किया गया था। धरने के दौरान विपक्षी पार्टियों ने ये सारे इंतजाम किए थे और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रोस्टर बाकायदा पूरा बनाया गया था, कब क्या खाया जाना है। इसमें दही चावल, इसके अलावा डोसा, गाजर हलवा शामिल किया गया था इस खाने में। सांसदों के फूड मेन्यू को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो आरोप लगाया है ये चिकन तंदूरी और मछली खा रहे थे सांसद गांधी जी की प्रतिमा के सामने। प्रदर्शन नहीं, सांसद दरअसल पिकनिक मना रहे हैं, उनका ये इल्जाम है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। संसद की कैंटीन में प्रहलाद जोशी जी चिकन खिलवाते हैं, मटन भी खिलवाते हैं। क्यों खिलवाते हैं? प्रहलाद जोशी टीन से भी नहीं लाया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किसी ने भी चिकन नहीं खाया। लेकिन जिस पार्टी के नेता
की आप बात कर रही हैं, उस पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। इसलिए उनकी बातों पे हंसा कीजिए, गंभीरता से मत लिया। गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा उनकी पार्टीज ने वहां पर अलग अलग पकवान उनको लाने का काम किया है और उस पकवान में चिकन तंदूरी भी लाई गई, वहां पर सर्व की गई, परोसी गई और खाई गई कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा, जो अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक थे। उनके प्रतिमा के सामने इस प्रकार से चिकन तंदूरी मंगवाकर परोसकर खाना, ये बात बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और आइए अब आपको बताता हूं, अब आरोप तो लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि ये जो सांसद गांधी प्रतिमा के आगे बैठे थे ये चिकन तोड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी खुद जब प्रदर्शन किया करते थे, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या गांधी जी प्रदर्शन के दौरान इस तरह की चीजें खाते थे? क्या गांधी जी किस तरह का खाना खाते थे? मैं आपको यह बताऊं, क्या वाकई गांधी प्रतिमा के आगे बैठकर ऐसा व्यंजन अगर खाया जा रहा है तो ये गांधी जी का भी अपमान है? देखिए मैं क्यों कह रहा हूं। महात्मा गांधी का जन्म दरअसल एक शाकाहारी परिवार में हुआ था, पूरी तरह से वेजिटेरियन। बचपन से ही शाकाहारी खाने में उन्हें लगाव था। इंग्लैंड जा रहे थे वो, महात्मा गांधी जिस वक्त इंग्लैंड जा रहे थे तो उनकी मां ने महात्मा गांधी से एक वादा लिया था कि बेटा एक वादा करो, इंग्लैंड दौरे पर कभी मांस नहीं खाओगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजिस्तान जाएंगे इंग्लैंड तो वहां ये सब ऐसी स्थिति हो सकती है कि आदमी को मांस खाना पड़ जाए, इसलिए मां ने उनसे वादा लिया था। इसी वजह से चिकन पार्टी को लेकर यह पूरा बवाल मचा है। महात्मा गांधी हमेशा मांसाहारी भोजन से दूर रहे। गांधी जी रूटीन और डाइट प्लान पर चलते थे। सेहत और आहार पर कई किताबें भी लिखी हैं। खुद भोजन के साथ भी कई प्रयोग किए उन्होंने। मिठाइयां और मसालों से दूरी बना ली थी। वक्त के साथ चाय और कॉफी भी उन्होंने छोड़ दी थी। चीनी की जगह गुड़ के इस्तेमाल पर उन्होंने जोर दिया। खाने में फल सब्जियों के इस्तेमाल की सलाह दी महात्मा गांधी ने। इसलिए अब सरकार उनसे और बीजेपी उनसे सवाल कर रही है कि आखिर जो शुद्ध शाकाहारी थे उनके प्रतिमा के आगे आखिर क्यों चिकन खाया गया, अगर खाया गया है तो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है। टीवी पर पहली बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तानी जासूस, वो जासूस जो पाकिस्तान से भारत आया जासूसी करने के लिए। ये देख रहे हैं उसकी शक्ल अब। ये है वो जासूस जो पाकिस्तान से आया था भारत जासूसी करने। भारत की इंफॉर्मेशन, जानकारियां, खुफिया जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाने के लिए जासूस आया था। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसकी पूरी जानकारी दूंगा। टीवी पर पहली बार पाकिस्तानी जासूस। कराची से हिंदुस्तान आया था तासीन अजीम। बोला तो मेरे पास कोई करना तो नहीं था, लेकिन जासूसी के हवाले से मेरे को जो है बोला गया था। बोला तो मेरे पास कोई करना तो नहीं था, लेकिन जासूसी के हवाले से मेरे को जो है बोला गया था। इसका मकसद था भारत के खिलाफ जासूसी करना। नेपाल के रास्ते बिना वीजा पासपोर्ट भारत में घुसा था। भारत में नापाक मंसूबों के साथ तासीन पाक में बैठे अपने आकाओं के लिए जासूसी करने आया था, लेकिन अपनी कोशिश में कामयाब हो पाता उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर पाकिस्तानी जासूस जो है, ये जासूस कैसे भारत में पकड़ा गया, कब आया था। आज तो उसकी रिहाई का दिन था। देखिए जरा, ये है वो जासूस। 16 साल पहले, अब से 16 साल पहले ये जासूस पाकिस्तान से भारत आया था। बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के हिंदुस्तान में घुसा। नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंचा। 2002 में खतरनाक प्लान था, उसके साथ भारत पहुंचा। कराची का रहने वाला है ये पाकिस्तानी जासूस, और पाक जासूस का नाम है तासीन अजीम। लखनऊ पुलिस ने इस पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया और पाक जासूस 16 साल तक ये जासूस भारतीय जेल में बंद था। 16 साल से भारत की जेल में रहने के बाद अटारी के रास्ते से पाकिस्तान इसे वापस भेज दिया गया सजा पूरी होने के बाद। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। इस जासूस को सुनिए, अब ये क्या कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है, सुनिए।
ये यहाँ से नेपाल बॉर्डर से क्रॉस कर रहे थे, तो वहीं से पिक कर लिए गए थे। तो उसके बाद जो है 2-2.5 महीने तो इन्वेस्टिगेशन कहीं रखे रहते वो लोग जो है। उसके बाद जो है वो सितंबर में जो है कोर्ट में पेश किया, सितंबर से ट्रायल चला। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 8 साल सजा दी थी। तो हाई कोर्ट में जब एमिकस क्यूरी प्रोवाइड किए गए थे, उन्होंने जो है हाइबियस कॉर्पस के साथ जो है अपील अटैच थी, दोनों में जब डिसाइड हुआ तो हाई कोर्ट ने फिर उसके बाद अभी रिलीजिंग का ऑर्डर दिया था। तो विदाउट पासपोर्ट इसको वहाँ पे अरेस्ट किया गया। 2006 में इस पे एफआईआर दर्ज की गई कैंटोनमेंट लखनऊ कैंटोनमेंट थाना में। उसमें इसको 8 साल की सजा हुई। इसके बाद जब ये रिलीज होने वाला था तभी इस पे एक और दोबारा एफआईआर 379, 353, 506, 504 आईपीसी की धारा लगा के दोबारा इसको 4.5 साल की सजा। अब इसके पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट देखने के बाद इसको पाक रेंजर के हवाले किए जा रहे हैं। राइट, अब आपको बताते हैं इन पाकिस्तानी जासूसों का सच क्या है। ये जासूस कैसे पाकिस्तान भारत में भेजता है, कैसे इन लोगों को वर्गला कर गुमराह करके इनके हालात का, इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर भारत भेजा जाता है, कैसे भारत की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसके बाद ये लोग यहां फंस जाते हैं और सालों जेल में सड़ते हैं। होता यह कि पाक आईएसआई सेना जासूसों की तलाश करती है, यानी आईएसआई और सेना जेल में बंद लोगों को रिहा करने का लालच दिया जाता है। वो लोग जो सालों से जेल में सड़ रहे हैं, गरीबों को पैसे का लालच देती है। इसके अलावा दूसरे देशों की खुफिया जानकारी जुटाना इनका लक्ष्य होता है। बिना वीजा पासपोर्ट के इन्हें भेज देती है। अगर आ गए, जानकारी भेज दी तो ठीक है, नहीं पकड़े गए, नहीं बचे और पकड़ लिए गए तो पाकिस्तान का इनसे कोई वास्ता नहीं है, ये कहते हैं। 16 साल पहले तासीन अजीम को इसी तरह भेजा गया था भारत। पकड़े जाने के बाद संबंध तोड़ लेती है कि हम जानते नहीं इन्हें। जासूस और उसके परिवार को कोई मदद नहीं करते हैं ये लोग, और पाक दूतावास से भी कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए क्योंकि ये चाहते नहीं है कि इनके ऊपर ये आरोप साबित हो जाए कि ये जासूस इन्होंने ही भेजे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई। दिग्विजय सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिग्विजय का कॉलर काट, एक पुलिस वाले के कॉलर पकड़ लिया दिग्विजय सिंह ने। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए पहले। दिग्विजय सिंह कभी एमपी के पूर्व सीएम रहे, ये देख रहे हैं तस्वीरें, ये आप देखिए जरा। पुलिस वालों से धक्का मुक्की हो रही है और उसके बाद उसके कॉलर पकड़ लिए। यह है वर्दी का सम्मान, वर्दी के लिए इज्जत। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह का जो बर्ताव है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है। देखिए कैसे उसके कॉलर पकड़ लिए हैं पुलिस वाले के। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह। अगली तस्वीर दिखाइए, आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। दिग्विजय सिंह, ये देखिए कलेक्ट्रेट गेट पर मौजूद थे उस वक्त की ये तस्वीरें दिग्विजय सिंह की, और ये देखिए पुलिस वाले की वर्दी पकड़ ली है, उसका कॉलर पकड़ लिया दिग्विजय सिंह ने। आखिर दिग्विजय ने ये किया क्यों, ये आपको बताता हूं। ये बौखलाहट क्यों? कांग्रेसी नेताओं से सवाल पूछो तो सवाल के जवाब नहीं है, और पुलिस वालों से जो बर्ताव कर रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या? हुआ यह कि दिग्विजय और पुलिस के बीच ये धक्का मुक्की हुई। क्यों हुई? दिग्विजय ने पुलिस के जवान का कॉलर पकड़ लिया, फिर भोपाल में पुलिस जवानों से भिड़ गए वो बाकायदा। पंचायत चुनाव को लेकर दरअसल काउंटिंग हो रही थी, वोटों की गिनती हो रही थी पंचायत चुनाव की। कांग्रेस हमेशा की तरह जैसे बाकी राज्यों में हालत है, कांग्रेस करारी हार हो रही थी वहां, और दिग्विजय सिंह इस स्थिति को से संभल नहीं सके। बौखलाहट है कांग्रेस की कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहले से हंगामा कर रहे थे और पुलिस प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप है। दिग्विजय भी विधायक के साथ मौके पर वहां पहुंचे और पुलिस ने दिग्विजय सिंह को रोका जाने से, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने बदसलूकी की, पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। शिवराज सिंह ने दिग्विजय पर निशाना साधा है, जरा सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। वो जब लोकसभा विधानसभा हारते तो ईवीएम को दोष देते हैं, अब हारे तो कह रहे हैं प्रशासन का दुरुपयोग किया। अरे वोट डालने लोग जा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं के व्यवहार पे। पूर्व मुख्यमंत्री और कलेक्ट्रेट के गेट पर खड़े दरवाजा हिला रहे हैं, वोटर जाने से रोक रहे हैं। ये बौखलाहट का प्रतीक है उनकी। ये कौन सी मानसिकता है कांग्रेस की? वोटर वोट डाल रहा है, कोई प्रशासन वोट डाल रहा है क्या? आइए अब मैं आपको बताता हूं एक और बड़ी खबर। कल देर रात आई, देश का एक विमान क्रैश हो गया। मिग
बूढ़ा हो गया है मिग 21। जो हालात हैं, जिस तरह से विमान क्रैश हो रहा है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं। तस्वीर देखिए जरा, कल एक मिग 21 क्रैश हो गया था। ये मिग 21 जो आप देख रहे हैं, उसका मलबा, चारों तरफ आग लगी हुई है। 2 पायलट इसमें बैठे थे, दोनों पायलटों की मौत हो गई। सवाल ये है, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप सुनते हैं कि मिग 21 जो है क्रैश हो गया है। देखिए जरा, ये जो विमान था, ये कहां से उड़ा था और कहां क्रैश हुआ, मैप के जरिए देखिए। इस विमान में, राजस्थान में, ये ट्रेनी विमान था। इस विमान ने कहां से उड़ान भरी, ये देख रहे हैं। राजस्थान के उतरलाई एयरबेस बाड़मेर से उड़ान भरी थी और थोड़ी दूर पहुंचा था भीमड़ा गांव, जहां पर यह क्रैश हो गया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर कैसे यह विमान क्रैश हुआ, और अब यह तैयारी है कि इस विमान की छुट्टी कर दी जाए। देखिए जरा, बताया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। मिग 21 ट्रेनर विमान ने रात करीब 9 बजे उड़ान भरी थी। 9 बजे उड़ा विमान ये रात को। बाड़मेर के उतरलाई एयरबेस से इसने उड़ान भरी और उसके बाद थोड़ी दूर पहुंचा था तो ट्विन यानी 2 सीटर था। ट्विन सीटर मिग 21 ट्रेनर विमान में, इसमें 2 पायलट उस वक्त बैठे हुए थे। पायलट्स को बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति हो जाएगी। उड़ान के थोड़ी देर बाद ही विमान में बताया जाता है आग लग गई। तकनीकी खामी के कारण हवा में ही इसमें आग लग गई और उसके बाद विमान में आग लगने के बाद पायलट घबराए नहीं। उन्होंने कोशिश की कि इस विमान को बचा लिया जाए किसी तरह से। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की पायलट्स ने। जान की परवाह किए बगैर 2 किलोमीटर दूर तक विमान को लेकर गए और भीमड़ा गांव से कुछ दूर पर यह विमान क्रैश हो गया, जहां दोनों पायलट की मौत हो गई। विमान का मलबा 1 किलोमीटर तक बिखरा हुआ था। स्थिति यह थी, हादसे में विमान सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों की जान जरूर बचा ली है। गांव में विमान हादसा होता तो 2500 के आसपास लोगों की जान चली जाती, जान माल का एक बड़ा नुकसान हो सकता था। एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जरूर दे दिए हैं इस हादसे के बाद। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, जो पायलट इस विमान में बैठे हुए थे, वो दोनों पायलट जिनकी सूझबूझ से बहुत सी जानें बच गई, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत दी। उनमें से 2 पायलट, दोनों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पायलट मोहित, जो शहीद हुए हैं इस हादसे में। अगली तस्वीर दिखाइए, दूसरे हैं अद्वितीय, ये भी उस मिग 21 को चला रहे थे। उनके परिवार की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहे हैं। अद्वितीय की परिवार की तस्वीरें फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली रहा, मेरी शटिए गल नहीं हो सकती। मेरे बच्चे ने खोला मेरा सीधा साधा पुत्री, दिल नहीं दुखाया। तो अद्वितीय के परिवार को सुन रहे थे। इस तरह बहुत से पायलट शहीद हुए हैं जिनके परिवार का यही कहना है कि आगे भविष्य में कोई और शहादत ना हो। तो अब सवाल यह है, मिग 21 को सेना के बेड़े से हटाने का फैसला कर लिया है कि इस बला को ही हटा देते हैं। 2025 तक वायुसेना के बेड़े से हट जाएगा यह मिग 21, बताया जा रहा है। चरणबद्ध फेज आउट किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से बेड़े से मिग 21 को हटा दिया जाएगा। तकनीकी रूप से अपग्रेड दरअसल ये नहीं हो पाया है और बहुत पुराना विमान है ये मिग 21। 1962 में 1962 में वायुसेना के बेड़े में इसे शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट विमान रूस में बनते थे और उसके बाद हिंदुस्तान में 1967 में HAL ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। मिग 21 से 60 साल में 200 हादसे हो चुके हैं। इसको शायद और पहले हटा दिया जाना चाहिए था। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।